हेलो दोस्तों, घटना चक्र का वार्षिकांक सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए, कल हमने कहाँ तक देखा था पिछला सीरीज को। यदि आपने नहीं देखा होगा तो पिछला सीरीज को जाकर देखिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या देखा था, नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता, ये हम देख चुके थे। ठीक है, नमामि गंगे पहल जो मिशन चल रहा है भारत में, ठीक है, ये केंद्र सरकार का प्रायोजित है। ठीक है, 100% केंद्र सरकार इसका वित्त व्यवस्था करती है। ठीक है, तो इसको संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दे दी है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, अब क्या देखना है हमें, देखिए इसको इस साइड ले आते हैं। ठीक है, गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022, ये हमें देखना है। ठीक है, गुजरात की 14वीं कार्यकाल के समाप्ति की तिथि के 18 फरवरी 2023 निर्धारित थी। ठीक है, 14वीं। ठीक है, जबकि ये सब उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। हिमाचल प्रदेश की 13वीं थी, ये इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, 2 चरण में हुआ कि 1 चरण में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंस नहीं है। जो इंपॉर्टेंस है आइए देखते हैं। ठीक है, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चुनाव परिणाम गुजरात का। ठीक है, गुजरात में कुल कितने विधानसभा सीट है, 182 है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। इसमें 13 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 27 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए। बस ये आपको इंपॉर्टेंट है। 13 किसके लिए, एससी के लिए, और 27 कितना, एसटी के लिए 27 है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 27। ठीक है, ओनली 27 सीट और 13 सीट, बाकी सभी जनरल है। ठीक है, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 64.33% मतदान हुआ। मतदान अच्छा खासा हुआ, 60% से ऊपर मतदान होता है तो अच्छा ही माना जाता है। हालांकि अब तो डिजिटल और शिक्षित लोग हो रहे हैं तो कम से कम 70-80% होना चाहिए, लेकिन 70-80% नहीं पहुंचने के भी कुछ कारण है। आप जानते हैं कि एक ही व्यक्ति का मतदाता सूची में 2 जगह 3 जगह नाम है। अपने गाँव में भी है, जहाँ वो शहर में रहता है वहाँ भी है, कहीं और भी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वोट प्रतिशत कम होता है। ठीक है, तो वास्तविकता को भी समझना चाहिए। हालांकि अब मतदाता सूची को लिंक किया जा रहा है आधार कार्ड से, तो ये चीज़ें फर्जी हट जाएंगी। ठीक है, चलिए वो एक अलग मैटर है। क्या हम देख रहे हैं, कुल 64.33% मतदान हुआ। ठीक है, 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए गए। ठीक है, गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार 7वीं जीत है। ठीक है, बस ऐसे सिंपल जान लीजिए। ये तो एग्जाम में भी नहीं आता है कि लगातार कितनी बार जीती है कौन पार्टी का है। ठीक है, लेकिन बस आप जान लीजिए, थोड़ा बहुत इस टाइप का जानना चाहिए। अगर कोई पार्टी लगातार जीतती है तो कोई कारण होगा। ठीक है, गुजरात विधानसभा चुनाव में यह भाजपा की 7वीं जीत थी। ठीक है, उल्लेखनीय है कि गुजरात में भाजपा सर्वप्रथम 1995 में बनी थी। आप बताइएगा कि बीजेपी की स्थापना कब हुआ था। पहली सरकार तो 1995 में गुजरात में बनी, बीजेपी की स्थापना कब हुआ है। ठीक है, वर्ष 2022 के चुनाव में कुल 182 सीटों में 156 सीट पर भाजपा को वोट मिला है। ठीक है, जीत मिला है। यह गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। इस बार रिकॉर्ड है किसी एक पार्टी के द्वारा। ठीक है, इतनी सीट आने का। वर्ष 2022 के चुनाव के माध्यम से गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी का प्रवेश हुआ। आम आदमी पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ी थी। इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था, पहला ही ये टॉपिक था कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। तो यही गुजरात विधानसभा चुनाव में उसे 12% वोट मिले थे। ठीक है, जबकि 6% वोट की क्राइटेरिया होती है कम से कम। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो भी क्राइटेरिया है वो दोनों हमने बताया था पहला ही वीडियो सेशन में इसके, इसी सीरीज के। ठीक है, यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाकर उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए ये आते हैं। और यदि किसी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले एग्जाम के लिए ये आपको इम्पोर्टेंट और हो गया। जबकि ऐसे भी आता था। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएँ चाहिए, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, गुजरात विधानसभा चुनाव का परिणाम 182 सीट का ये है। भारतीय जनता पार्टी इतना, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस को 17 मिली है, आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिली है, समाजवादी को 1 मिली है, निर्दलीय को 3 मिला है। वोट प्रतिशत ये है। ठीक है, देखिए
आम आदमी पार्टी को 12% वोट मिला है, जबकि 6% वोट चाहिए। ठीक है, किस लिए? राष्ट्रीय पार्टी में बनने के लिए, शामिल होने के लिए। 4 राज्यों में 6% वोट चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी पंजाब में, दिल्ली में और कहाँ एक जगह है बताइए, तो उनकी सरकार है। ठीक है, और चौथी यहाँ बनी थी, और कहाँ है बताइएगा आप। ठीक है, आगे चलते हैं। चुनाव परिणाम, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये सब भी वही है, कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ पे। ठीक है, हालांकि गुजरात जैसा रिकॉर्ड मतदान से कांग्रेस वहाँ नहीं जीती है, तो वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा। पालतू याक वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस ग्रूनीनिस। ठीक है, ग्रूनीस अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी आदि शामिल हैं। ठीक है, ये हिमालयी याक में भैंस भी आते हैं, बाइसन भी आते हैं। ठीक है, उन्हीं की प्रजाति हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बत पठार तथा मंगोलिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन कभी कभी खासकर सिविल सर्विस में से आ जाते हैं कि हिमालयी याक सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, इसके अलावा और कहीं पाए जाते हैं, इस टाइप का ऑप्शन बनाया जाता है। ठीक है, देखिए ये कहाँ, हिमालयी क्षेत्र, तिब्बत पठार। जब हिमालय क्षेत्र में पाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सटे हुए जो भी देश हैं वहाँ पाए ही जाएंगे। भारत में ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, 2019 के अनुसार भारत में 58,000 याक हैं। ठीक है, ये डाटा थोड़ा सा याद रखिएगा। यह संख्या वर्ष 2012 में आयोजित पिछली पशु जनगणना के 24% कम है। ठीक है, 24% कम है पिछली वर्ष से। 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है, देखिए खाद्य से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उसका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यही मान्यता देती है। ठीक है, कोई भी खाने पीने की चीज़, देखिए पानी का बोतल जो आप पीते हैं, तो मान लीजिए पानी का आप बोतल जो आता है उसकी प्लांट आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, उसकी आपको मान्यता यही FSSAI से लेना पड़ेगा। ठीक है, और हेल्थ डिपार्टमेंट से वही जांच होगा आपका क्वालिटी के लिए। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों की मान्यता यही वेरीफाइड करती है। याक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा की गई थी। ठीक है, ताकि इससे बढ़ावा मिलेगा पशुपालन वगैरह को। खाद्य पशु वे हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है, उसे खाद्य पशु बोलते हैं, फूड एनिमल। ठीक है, और खाद्य उत्पाद या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। FSSAI द्वारा खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, आगे क्या है, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिगांग। ठीक है, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दिगांग में है, ये आप याद रखिएगा। पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश द्वारा याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकृत करने के लिए वर्ष 2021 में ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है, इतने में से जितना भी आपने पढ़ा सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दिगांग। कहाँ? दिगांग जिला, कामेंग राज्य, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट था इस टॉपिक का। चलिए चलते हैं आगे। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त की नियुक्ति। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। ठीक है, नियुक्ति वगैरह सब प्रशासन में होते रहता है। ठीक है, ये देखिए फिर इतना ठीक है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैंपेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। कौन? कैंपेगौड़ा 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे।
इन्हें स्थानीय रूप से नाड प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम से जाना जाता था। मतलब लोकल पहले उनको ये फेमस नाम से जाना जाता था, नाग प्रभु केम्पेगौड़ा। इन्हें आधुनिक बेंगलुरु, वर्तमान बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, बेंगलुरु का संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। आज बंगाल बताइए किस लिए फेमस है? ठीक है, सिलिकॉन वैली ही एक तरह से इंडिया का वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड कंपनियां हैं वो आपको बेंगलुरु में ज़्यादा मिलती हैं। स्मरणीय तथ्य देख लीजिए थोड़ा सा। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु में हुआ है। तो केम्पेगौड़ा जो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, यह प्रतिमा बेंगलुरु हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। ठीक है, इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। तो आपको इसमें याद ही रखना है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में है। ठीक है, परिसर में। बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आप देखना चाहे तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कांस की यह प्रतिमा है। ठीक है, ब्रॉन्ज की, 108 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और 98 टन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 120 टन इस बात पर कितने लगे? 108 फीट ऊंची है, कांस की प्रतिमा है। ये आप याद रखिएगा, बेंगलुरु में है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में। ठीक है, चलिए याद हो गया। बाकी ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, तो उनकी कितनी है? 182 मीटर है। ठीक है, और ये 108 फीट है। ये मीटर में है, ये फीट में है। ठीक है, और ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को इतना मीटर ऊंचाई है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है गुजरात में। ठीक है, स्टैचू है। स्टैचू से देखिए सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। ये आप देख लीजिए, स्टैचू ऑफ बिलीफ क्या है। 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। वो क्या है? स्टैचू ऑफ बिलीफ। आप भगवान में बिलीव करते हैं? ठीक है, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए, यह राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वार में स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। बिलीफ, विश्वास स्वरूपम, गॉड से रिलेटेड है, ये आपको याद हो जाएगा। राजस्थान में इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 369 फीट, और उसकी कितनी थी? 108 फीट। ठीक है, ये फीट में है। ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो मीटर में थी। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, देखिए 108 फीट ये और 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, इस तरह से 3 स्टैच्यू है, आप यहाँ पे देख लीजिए तीनों को थोड़ा। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान में भगवान शिव को समर्पित। ठीक है, 369 फीट। ठीक है, और स्टैचू ऑफ पीस भी है एक। ठीक है, ये कई स्टैचू हो गए हैं, आप थोड़ा इसे आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। ये जैनाचार्य, जैन धर्म के स्टैचू है। ठीक है, वो शिव भगवान के थे और ये जैन लोगों के लिए है। ठीक है, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का। ठीक है, 1870-1954 की प्रतिमा। इसकी ऊंचाई कितनी? 151 इंच। ठीक है, ये इंच में है। ठीक है, यह प्रतिमा अष्ट धातुओं से निर्मित है जिसमें तांबा मुख्य है। ठीक है, यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा में, यह भी राजस्थान में। ठीक है, जैन लोग ज़्यादा राजस्थान वगैरह महाराष्ट्र में मिलते हैं। क्या है आगे? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, देखिए फैक्ट वाली, आज जितने भी हम देख रहे हैं फैक्ट वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा मिल रही हैं जो आपको 1 नंबर के हर एग्जाम में आने की संभावना बन रही है। ठीक है, तो आप थोड़ा इसे आराम से देख लीजिए।
स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतन एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य, आप सुने होंगे रामानुजाचार्य, ठीक है। द्वैताद्वैत अद्वैतावाद किसके, ये किसमें विश्वास रखते थे? द्वैतावाद थे, अद्वैतावाद थे, द्वैतावाद थे, बताइए। ये फिलॉसफी की चीज़ें हैं, थोड़ा जानना चाहिए। चलिए बताइएगा। यह प्रतिमा शमशाबाद, द्वैतावाद अद्वैतावाद क्या होता है? अद्वैत वाले मानते हैं कि भगवान और आत्मा एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। द्वैतावाद वाले क्या मानते हैं कि भगवान और आत्मा में अंतर है, भगवान का ही अंश आत्मा है, लेकिन आत्मा कभी भगवान नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से फिलॉसफी है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये रामानुजाचार्य का मूर्ति है क्या? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। आगे क्या है? इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है, ठीक है। यह प्रतिमा पंचलोह से 5 धातुओं के संयोजन से निर्मित है। यह है धातुएं क्या? स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति नहीं है दूसरी, बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है, ठीक है। थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मूर्ति में विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आज मिल रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से इसे आराम से देखिएगा, हो सके तो आप 2 बार देखिएगा, ठीक है। थाईलैंड स्थित, देखिए भारत में नहीं, थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। और दूसरी कौन हो गया? अब यही रामानुजाचार्य जी का मूर्ति, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा हो गया, ठीक है। बैठी हुई में विश्व की दूसरी, ठीक है। पहली थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा। चलिए अब आगे चले, क्लियर हो गए। और ये ग्रेट बुद्धा की कितनी ऊंचाई है? 302 फीट, ठीक है। 302 फीट और 216 फीट स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का, रामानुजाचार्य जी का, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और देखिए, स्टैचू ऑफ डिग्निटी। देखिए सारे स्टैचू एक ही जगह हैं, आप नोट कर लीजिए छोटा सा पेज में, और फिर से आप इसे दोबारा देख लीजिएगा। अभी देख लीजिए, दोबारा देख के आप इस चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। जितने भी स्टैचू हैं कहाँ हैं, किसके हैं, ठीक है, और कितनी ऊंची हैं, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है। इसे स्टैचू ऑफ डिग्निटी कहा गया है, ठीक है। देख लीजिए, ये भी रामानुजाचार्य जी का था, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम था, उसे डिग्निटी नाम दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। इसे मोदी जी ने अनावरण किया है, ठीक है। और इसे स्टैचू ऑफ डिग्निटी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है, प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी, यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित श्री रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रकृति है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ डिग्निटी दोनों किनके हैं? स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, ठीक है। चलिए, स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर एक और है। देखिए, जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये भी स्वामी रामानुजाचार्य जी का ही है। तो देखिए, रामानुजाचार्य जी पे 3 स्टैचू हैं जो इम्पोर्टेंट हो गए, तो इसलिए आप तीनों में से एक तो आएंगे ही आएंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे कौन कहाँ है, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? तो आप जानिए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर में शांति के लिए, और शांति बना हुआ भी है 370 हटने से, तो वैसे आप रिलेट कर लीजिए, ठीक है। कोई रिलेट कर लीजिए टॉपिक को, और स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर है, ऐसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया है। 4 फीट की ऊंची है प्रतिमा, मात्र 4 फीट की है, ठीक है। शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बना है, ठीक है। ये संगमरमर से बना है, वो सभी धातुएं से बनी थी, ये संगमरमर का है, ठीक है।
इस प्रतिमा का वजन लगभग 600 किलोग्राम है, 600 किलोग्राम। चलिए चलें आगे। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन, ईट राइट स्टेशन देखिए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित कर रहा है। तो आपसे पूछेगा कि ईट राइट इंडिया आंदोलन कौन संचालित कर रहा है, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इसका टैग लाइन क्या है, सही भोजन बेहतर जीवन, ये टैग लाइन है, आप याद रखिएगा। किसी चीज़ का टैग लाइन याद रखना होता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ईट राइट रेलवे स्टेशन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में ईट राइट इंडिया आंदोलन अंतर्गत संचालित पहलों में से एक है, ठीक है। देखिए, ईट राइट इंडिया जो चल रहा है उसमें से एक क्या है, ईट राइट स्टेशन, उसी का ये आंदोलन का भाग है, ठीक है। चलिए आगे चलें। देखिए, इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर स्थित सभी खाद्य विक्रेताओं को लक्षित किया गया है ताकि उनके द्वारा रेल यात्रियों, अधिकारियों, रेल स्टाफ आदि के लिए खाना पकाने और उन्हें परोसने के दौरान सुरक्षित रखरखाव के तरीकों के पालन सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल के तहत प्रमाणित यानी सर्टिफाइड किए जाने के लिए किसी निर्दिष्ट रेलवे स्टेशन पर सभी खाद्य विक्रेताओं को फूड सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड अथॉरिटी के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, वही FSSAI की बात हो रही है, ठीक है, ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, प्रयागराज रेलवे स्टेशन को ईट राइट रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला, ठीक है। किसने दिया, फूड सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया ने, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का यह तीसरा रेलवे स्टेशन हो गया। इसके पूर्व उत्तर मध्य रेलवे के 2 रेलवे स्टेशन ग्वालियर, ठीक है, यह पहला नहीं है, उत्तर प्रदेश का पहला है, और डबरा रेलवे स्टेशन को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। तो पहला किसको मिला है, ग्वालियर को, याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये उत्तर प्रदेश का आपको न पूछकर प्रयागराज, ग्वालियर पूछ ले कि पहला किसे मिला है भारत में, तो ग्वालियर को मिला है, ठीक है। 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट प्रमाण पत्र दिया गया था। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे ईट राइट स्टेशन का जो दर्जा मिला है इलाहाबाद का, उससे पहले भी कानपुर को दिया जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलें। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक। देखिए, अभी तो आप देख रहे होंगे कि हर कार्यक्रम में लगभग एक यही बात हो रही है, एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक वोट, ठीक है। तो 1 इलेक्शन, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। तो एक राष्ट्र एक उर्वरक की भी बात है। यहाँ पे देखिए क्या है, उर्वरक जो है फर्टिलाइजर, ऐसे पादप पोषक तत्व हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पौधों के लिए फायदेमंद होते हैं, किसान लोग यूज करते हैं खेती में, जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रसायनों से किया जाता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला यूरिया खाद है, ठीक है, उर्वरक के रूप में, ठीक है। मूल्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। इसका प्राइस केंद्र सरकार निर्धारित करती है। क्यों? यदि कंपनियों को घाटा होता है तो सब्सिडी देती है ताकि किसान उसे खरीद सकें, ठीक है। उत्पादन कंपनी यूरिया को एक निश्चित MRP पर बेचती है जो उत्पादन लागत का 10 से 20% तक होता है। शेष 80 से 90% तक उत्पादन लागत केंद्र सरकार उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है। देखिए, है ना, सब्सिडी देती है केंद्र सरकार। अन्य उर्वरकों जैसे DAP और MOP, ठीक है, आदि की कीमतें आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती है। हालांकि ये उर्वरक सब्सिडी प्रणाली के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अभी तक सभी उत्पादक कंपनियां उर्वरकों को स्वयं ही ब्रांड पहचान के साथ बिना केंद्र सरकार के योगदान के उल्लेख किए बेच रही थी, ठीक है।
स्मरणीय तथ्य क्या है? 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया। ठीक है, जो खुद से अभी तक क्या हो रहा था, स्वयं की ब्रांड पहचान के साथ केंद्र सरकार के योगदान के उल्लेख के बिना ही बेच रही थी। अब इसके लिए क्या है, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना शुरू कर दिया गया है। उसके अंतर्गत ही सभी फर्टिलाइजर कंपनियां आ जाएंगी। ठीक है, भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया। ठीक है, इसके अंतर्गत आइए यहाँ देखिए लेफ्ट साइड, इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ब्रांड और लोगों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए इधर फिर ज़्यादा कुछ नहीं है। अब पूरे यूरिया जो है देश में केवल भारत ब्रांड नाम से के तहत ही उपलब्ध होगा। ठीक है, भारत ब्रांड। ठीक है, इफ्को वगैरह अपनी अपनी कंपनी का नाम होता था, भारत ब्रांड सिर्फ रहेगा। ठीक है, क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट ही देती है 80%, 10% ही है जो कंपनियां बेचती हैं, बाकी तो सब्सिडी गवर्नमेंट ही देती है उनको। ठीक है, यह योजना के तहत कंपनियों को अपने उर्वरक बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, लोगो एवं अन्य प्रासंगिक उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। 1/3 जितने भी उनके बैग होगा, मतलब जो बोरा होगा, उसके 1/3 में ही सिर्फ वो अपने बारे में लिख सकती है, बाकी 2/3 में केंद्र सरकार के हिसाब से ही प्रिंट होगा उस पर। ठीक है, चलिए बाकी उतना कुछ नहीं है विशेष। अब क्या है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 को वर्ष 1994 से स्थापित बंगलुरु स्थित गैर सरकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा विकसित किया जाता है। यह सूचकांक 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक दी जाती है, उनके राज्यों को दी जाती है। ठीक है, हालांकि यह एक NGO है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट की संस्था नहीं है। स्मरणीय तथ्य क्या, 14 अक्टूबर 2022 को पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 को प्रकाशित किया गया। यह पब्लिक अफेयर इंडेक्स का 7वां संस्करण है। ठीक है, देखिए इस सूचकांक में राज्यों को जन आकार की, थोड़ा देख लेते हैं, इस सूचकांक में राज्यों को जनसंख्या आकार की दृष्टि से 10 बड़े राज्यों और 10 छोटे राज्यों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, मतलब कि 10 छोटे और 18 बड़े, 28 टोटल राज्य हो गए, बड़े छोटे में शामिल किया गया। ठीक है, बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है, हरियाणा का प्रशासन सबसे अच्छा है, और छोटे राज्यों में सिक्किम का प्रशासन सबसे अच्छा मिला है इस रिपोर्ट में। ठीक है, देख लीजिए बड़े राज्य का ये है स्कोर वगैरह, और फिर छोटे राज्य का ये है। ठीक है, देख लीजिएगा, छोटे राज्य में सिक्किम है। ठीक है, और बड़े राज्य में हरियाणा है। बस यही 2 इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। ये नोट देख लीजिए, इस श्रेणी में नागालैंड ने 0.3104 के समग्र स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर रहा। ठीक है, नागालैंड। ठीक है, किसमें, छोटे राज्यों में, छोटे राज्यों की बात है, छोटे राज्यों वाली लिस्ट है। ठीक है, सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों के श्रेणी के तहत शामिल किया गया। तो चूंकि ये घटनाक्रम जो बुक है उत्तर प्रदेश पब्लिकेशन है यहाँ इसका जो छापती है, इसलिए उत्तर प्रदेश के बारे में हर टॉपिक के नीचे वो विशेष रूप से डालता है। ठीक है, तो आप यूपी के हैं तो इसे देख लेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, हिमाचल प्रदेश 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। ठीक है, पनबिजली है। ठीक है, हाइड्रो पावर। ठीक है, परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर आमतौर पर 2 खंडों में वर्गीकृत किया जाता है, छोटी और लार्ज बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं। भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता की पनबिजली परियोजनाओं को छोटी जल विद्युत परियोजना कहा जाता है। ठीक है, 25 मेगावाट या उससे छोटी। ठीक है, सूक्ष्म 100 किलोवाट, लघु 101 किलोवाट से 2 मेगावाट, और छोटी 2 से 25 मेगावाट। ठीक है,
मेगावाट बताइए, 1 मेगावाट किलो मेगा, मेगा में कितना होता है 10 के पावर 6, ठीक है, मतलब 1 गुने 10 के पावर 6 वाट 1 मेगावाट में होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त 500 मेगावाट या उससे अधिक स्थापित क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं को बृहद परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। स्मरणीय तथ्य, 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। पहला 48 मेगावाट की है, ये कहाँ है, चांगू में, ठीक है। दूसरा 30 मेगावाट की देवथल चांगू, ठीक है, दोनों में चांजू पनबिजली परियोजना, ठीक है। एक 48 मेगावाट की, एक 30 मेगावाट की है, बस यही याद रखना है। चंबा जिले में है। रन ऑफ द रिवर परियोजना पर है, ठीक है। परियोजना किस परियोजना पे है, रन ऑफ द रिवर परियोजना का नाम है, ये आप याद रखिएगा। देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, ठीक है। चंबा जिले देवथल नाला पर स्थित है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। भारत में जल विद्युत की क्षमता क्या है, देखिए 2023 में कुल 412 to 12 मेगावाट, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें जीवाश्म और गैर जीवाश्म दोनों हैं, ठीक है। कुल स्थापित विद्युत क्षमता की बात करें, टोटल जीवाश्म गैर जीवाश्म, अब जीवाश्म में कोयला भी आ जाएंगे और पेट्रोल डीजल से भी होते हैं, हालांकि ये उतना नहीं होते किए जाते हैं, खासकर कोयला से होता है ताप विद्युत। और गैर जीवाश्म में क्या आ जाएगा, एटॉमिक भी आ जाएगा और कई चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। हाइड्रोजन रिलेटेड अब नया एक चला है, ठीक है, पिछला वीडियो में बताया भी था, नहीं डेली क्विज में बताया मैंने उसे, डेली करेंट अफेयर में, जिसमें छोटी जल विद्युत परियोजना इतना 1.2% है, ठीक है। बाकी सभी बड़ी जल विद्युत परियोजना है, मतलब 25 मेगावाट से बड़ी सब है, ठीक है। देख लीजिए आगे क्या है थोड़ा सा। बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला, बल्क ड्रग, ये बल्क ड्रग क्या होता है, बस सीधा सीधे ये जानिए कि जो हम लोग मेडिसिन, इंग्लिश मेडिसिन जो खाते हैं, जो भी मेडिसिन खाते हैं, तो मेडिसिन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा मटेरियल, उसे बल्क ड्रग कहते हैं। हम जानते हैं कि भारत जो है मेडिसिन का बहुत बड़ा उत्पादक है, किंतु बल्क ड्रग ये कच्चे रॉ मटेरियल के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो इसीलिए उसकी आधारशिला रखी गई उसकी पार्क की, ठीक है। क्या है देख लीजिए, भारत औषध उद्योग आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा, आकार के आधार पर, ठीक है, जबकि मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है। विश्व का आकार के आधार पर तीसरा है और मूल्य पे 14वां है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ की दवाएं सस्ती हैं, ठीक है। जब किसी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा हो, इसके बाद भी वो पैसा के मामले में कम रहे, इसका मतलब वो सस्ता है, ठीक है। हमारे यहाँ की दवाइयाँ सस्ती हैं, आप समझ गए, ठीक है। विश्व भर में निर्यात की जाने वाली कुल औषधि दवाइयों का भारत का योगदान 3.5% है। 3.5% कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अकेले है, ठीक है। इसके बावजूद भारत क्या है, मूलभूत कच्चे माल के लिए, जिसे बल्क ड्रग कहा जाता है, बेसिक रॉ मटेरियल इंग्लिश में बोलते हैं, आयात हेतु अन्य देशों पर निर्भर है। बल्क ड्रग को सक्रिय औषधि सामग्री भी कहा जाता है। इसको देखिए एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। यह दवाओं के लिए प्रमुख घटक होते हैं। अब यहाँ पे आप याद रखिए, हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी, बस इसमें से आप याद रखिए कहाँ, हिमाचल प्रदेश के ऊना में, हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई, ठीक है। टेक्नोलॉजी पार्क वैसे ही है, ड्रग पार्क हो गया, ठीक है। यह तब है कि पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के भरूच जिले में रखी गई थी। पहला भरूच में भी रखा गया है पहले इससे, अभी हिमाचल प्रदेश के ऊना में है, ठीक है। 1 सितंबर 2022 को औषध विभाग ने बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत 3 राज्यों
हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश को बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी थी। ठीक है, औषध विभाग द्वारा, डिपार्टमेंटल ऑफ फार्मास्यूटिकल द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश में ये हुआ, गुजरात में हो चुका था और एक आंध्र प्रदेश में होगा। यह देश में बल्क ड्रग विनिर्माण को सहायता देने के लिए शुरू किया गया प्रमुख पहल है। ठीक है, बस मेन वही था। कहाँ किया गया है, बस अब यही याद रख लीजिए। गुजरात के भरूच में पहला हुआ है और हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुआ है, ऊना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्या, मोढेरा पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। देखिए, ऐसा गांव जहां सोलर प्लेट से, सोलर प्लेट जानते हैं कि प्रदूषण नहीं फैलाता है, सोलर एनर्जी। तो कौन सा है, मोढेरा। मोढेरा तो आप याद रखिए गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। यह गांव सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर यहाँ है इसलिए फेमस है। यह मंदिर रूपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर है। तो आप याद रखेंगे, पहला गुजरात के मेहसाना में वहाँ सूर्य मंदिर है, रूपेण नदी है, उसके सहायक नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है। ठीक है, कौन, मोढेरा गांव। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण 1026 से 27 ईस्वी में चालुक्य वंश के भीम प्रथम शासन के दौरान किया गया था। उल्लेखनीय है कि मोढेरा को मोढेरापुर, मुंडेरा आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस प्रकार यह मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया, हेरिटेज साइट बन गया जो पूर्णतः मतलब 100% सौर ऊर्जा एनर्जी द्वारा संचालित है। ठीक है, अपनी तरह की पहली परियोजना है, 6 मेगावाट की है, मेगावाट। ठीक है, मेगावाट बहुत होता है, 6 मेगावाट में। ठीक है, वाट में और किलोवाट में नहीं। आप जो घर में आप बिजली जलाते हैं उसकी जो बिल आती है, वो जो यूनिट आती है वो किलोवाट में आती है। 1 किलोवाट का 1 यूनिट होता है लगभग। ठीक है, लेकिन ये मेगावाट में, मेगावाट में हमने बताया आपको 10 के पावर 6, एक 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये 1 मेगावाट होता है। चलिए बाकी उतना। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ बन गया है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, ग्रिड संबंध स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली है, मतलब एक ग्रिड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंडियन ग्रिड से। स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 तथा 2.0 अवार्ड। स्वच्छता ही सेवा देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रमदान देने वाले एक पाक्षिक अभियान है। इस अभियान का आयोजन 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया जाता है। ठीक है, 100 दिवसीय सुजलम अभियान को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य 1 मिलियन सोख्ता यानी गड्ढों को, ठीक है, सोख्ता मतलब गड्ढा होता है, जैसे कि बरसात वगैरह की पानी होती है तो आप सोख्ता बना के गड्ढा बना के उसी में डाल देंगे तो पानी का लेवल बना रहता है। ठीक है, चलिए बाकी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सुजलम 1.0 है, इसके बाद सुजलम 2.0 है। तो जब भी 1.0 आता है के बाद 2.0 कुछ आता है तो उसमें एडवांस होती है। एडवांस मतलब कि बढ़ चढ़ के पब्लिक को भी हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 1.0 में अधिकतर गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रतिक्रिया करती है, कोई भी स्कीम में यही होता है 1.0 और 2.0 में। ठीक है, जैसे देख लीजिए स्वच्छ भारत अभियान जब 2.0 हुआ तो 1.0 में क्या था कि गवर्नमेंट लोगों को बाथरूम मतलब जिसे लैट्रिन बोलते हैं वो बनवाने के लिए पैसे दे रही थी। अब वो तो बंद गए, बहुत लोग यूज नहीं कर रहे थे उसको, घर में उसमें कूड़ा करके डाल के रखते थे, स्टोर रूम बना दिए थे, तो वो सफल तो हुआ नहीं। तो 2.0 में फिर क्या किया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, मोटिवेट जब तक लोगों को आप करेंगे नहीं तो इस तरह की योजनाएं सफल नहीं होंगी, क्योंकि अंततः ये पब्लिक के बीच में ही योजना सफल होगा, उनके ही कारण से होगा। ठीक है, गवर्नमेंट तो अपना काम कर चुकी, तो वो फिर 2.0 आया था स्वच्छता अभियान, 2.0 को लॉन्च किया गया। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या है, 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छता भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलम 1.0 और 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया। ठीक है, स्टार्टअप ग्रांट चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की गई। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी के लिए, ठीक है, वही है यहाँ पे कौन से राज्य को क्या मिला है। रैंक 1 कर्नाटक है, बिहार, फिर लक्षद्वीप। ठीक है, और सुजलम में ये स्वच्छता ही सेवा में ये राज्य है। ठीक है, और सुजलम में कौन राज्य है ये देख लीजिए आप, 1.0 और 2.0, इसमें 2 चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है 1.0 में मध्य प्रदेश, ये फिर दूसरा पे महाराष्ट्र, तीसरा पे तेलंगाना, चौथा पे उड़ीसा, पांचवा पे तमिलनाडु। और 2.0 में कौन कौन सा है, पहला पे कर्नाटक ही है, दूसरा पे तेलंगाना, तीसरा पे उड़ीसा, चौथा पे मध्य प्रदेश, पांचवा पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। स्टार्टअप ग्रांट चैलेंज में जिसको जो मिला है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 ग्रामीण है ये। ठीक है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ठीक है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कर रही है। ठीक है, तो कि इसमें वर्ष 2018 से स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण को संचालित कर रहा है। ठीक है, इतने इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसके सपोर्ट से संचालित किया गया इसको। ठीक है, बहुत इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए। 33 केंद्र शासित और राज्य मिला के सबको शामिल किया गया। ठीक है, उसमें इतना गांव थे 17,559। इसमें देश भर के 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 18वां रहा। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया ना कि ये जो बुक है घटना चक्र, इसका प्रकाशन स्थल जो है उत्तर प्रदेश है। तो जब भी कोई घटना होती है तो उसमें उत्तर प्रदेश का स्पेशल जिक्र कर देता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल अलग से इसमें टॉपिक भी दिया गया है, लेकिन हर पॉइंट में उत्तर प्रदेश को लास्ट में कनेक्ट कर देता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए, वह स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण हमने अभी देखा था, और ये स्वच्छ सर्वेक्षण है। ठीक है, वो ग्रामीण था, ये जो हमने देखा था ग्रामीण था। ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की प्रथम वर्षगांठ को मनाया गया। 2.0 हमने बताया था, 1.0 कोई भी स्कीम में क्या होती है, 2.0 क्या होती है, उसके अगले स्टेप होती है, उसमें एडवांस काम किए जाते हैं, लोगों को भी जागरूक किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 4,354 शहरों का आकलन किया गया। ठीक है, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो है ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर ये जो इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। चलिए, इंदौर 6ठी बार लगातार प्रथम स्थान पे आया, आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी विशेष इसमें नहीं है, इंदौर ही है, वही आप याद रख लीजिएगा, और ज़्यादा तो कुछ इसमें नहीं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत के भी उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। ये पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, अभी उपराष्ट्रपति हैं। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक एक रिपोर्ट जारी की है। ये आंकड़े पर्यटन मंत्रालय के अधीन वार्षिक आधार पर जारी किए जाते हैं। इस 63वां संस्करण है इस रिपोर्ट का। ठीक है, इसमें मेन क्या है, 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भारत आए 2021 में। ठीक है, ये कहीं आप लिख सकते हैं सिविल सर्विस वगैरह में, भारत का पर्यटक का भी ये इतना बड़ा बाजार है। 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन को 10.6% वृद्धि मिली है। ठीक है, 2020 की तुलना में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ से पर्यटक आते हैं हमारे देश में, यूएसए से, फिर बांग्लादेश से, यूके से, कनाडा से, नेपाल से। नेपाल से तो कोई वीज़ा भी नहीं लगता है, इसलिए ये नेपाल पर्यटक में आगे है हमारे यहाँ आने वालों में। ठीक है,
2021 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात वही, ठीक है। 21 वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, अभी देख लीजिए सबसे ज़्यादा यूएसए से आते हैं। विदेशी पर्यटक आगमन में शीर्ष में 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेश का ये है, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले सेशन में आगे हम बताएंगे। अब ज़्यादा नहीं रह गए हैं, ये जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है, घटना चक्र का राष्ट्रीय घटनाक्रम के टॉपिक जितने भी हैं वो कवर हो जाएंगे बस अगले एक वीडियो में। अगर बच्चे देखिए टोटल 37 पेज के हैं, 37 पेज से आज हम 23वां पेज पे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखिए 37 पेज में से 23 पेज हो चुका है एक वीडियो में, और ये आपका पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम क्या देखेंगे, पीएम श्री स्कूल योजना से आगे हम देखेंगे। फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं, तो बने रहिए के सेल्फ स्टडीज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।